मैं अतुल त्रिपाठी आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं और आज की इस संडे स्पेशल की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो शायद आपकी डिमांड भी थी। आप बहुत बार कमेंट के माध्यम से हमें बता चुके हैं कि सर, आप जीन पियाजे पढ़ा दिए हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग पढ़ा चुके हैं, आप हार्वर्ड गार्डनर को भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन सर अभी वाइगॉस्की को नहीं पढ़ाया है, तो प्लीज आप वाइगॉस्की को एक बार पढ़ाइए। तो आपके इस मांग पर आज के दिन हम एल एस वाइगॉस्की साहब पर चर्चा करेंगे। एक ऐसे थिंकर पर आज हमारी और आपकी चर्चा होगी जिनसे हर एक परीक्षा में, सीटेट के हर एक पेपर में आपको 2 से 3 नंबर देखने को मिलते हैं। किसी किसी ईयर मेरे भाई आपने देखा होगा, जब आप वाइगॉस्की साहब को पढ़ के परीक्षा में बैठते हैं तो वहां पर क्वेश्चन की संख्या 2 या 3 से ज्यादा भी हो जाती है। तो आज का समय और आज का दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरी ये पूरी कोशिश होगा कि लिवान सिनोविच वाइगॉस्की साहब को पढ़ने के बाद 99% वो दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएं जो आप परीक्षा में महसूस करते हैं। तो बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ और साथ साथ पूरी लिवस वाइगॉस्की की जो पूरी आप कह सकते हैं पूरी थ्योरी का जो कंक्लूजन है वो सब मैंने आपके सामने रखा है। कुछ भी मैंने आपको रिटर्न में नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं, केवल वाइगॉस्की साहब की फोटो आपको दिख रही होगी और वाइगॉस्की साहब का पूरा एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ साथ और इनकी कही गई पूरी बातें हम आपको लिख कर पढ़ाएंगे। हम खुद मेंशन करेंगे, अपने हैंड राइटिंग नोट्स में आपको हम प्रोवाइड करेंगे, अपना खुद हम लिख लिख कर चीजों को समझाते हुए चलेंगे। आप भी अपने साथ एक कॉपी और पेन रख लीजिए और आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं एक बार आपको दिखा दूं, उसके पहले मैं आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। और सब लोग जल्दी से जल्दी लाइव हो जाइए, जुड़ जाइए। फिर इस बेहतरीन क्लास की हम शुरुआत करते हैं और देखिए कि आज का क्लास कितना महत्वपूर्ण है। आप देखो, एक एक पेज को आप देखते चलो, जो आप कठिनाइयां महसूस करते हैं ना, उन सारी कठिनाइयों को आज हम लोग दूर करेंगे। ये जो जेडपीडी, इसके फोल्डिंग, एमकेओ को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आखिर जेडपीडी क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है, एमकेओ क्या है। आप बहुत बार इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच को लेकर परेशान होते हैं, तो वो सारी समस्याओं का समाधान आज हम करेंगे। जेडपीडी आखिर क्या है, जेडपीडी को लेकर जो हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि जेडपीडी को कैसे निकालते हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंट, वो सब हम आपको सिखाएंगे। आपको इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे संप्रत्तियों के बारे में भी जानकारी देंगे जिनमें कॉपरेटिव लर्निंग बहुत बार पूछा गया है कि कॉपरेटिव लर्निंग क्या होता है। बहुत बार पूछा गया रेसिप्रोकल टर्म, तो अभी वर्तमान की परीक्षाओं में जो पिछले एग्जाम हमारे हुए हैं वहां पर खूब ज्यादा रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में आपसे पूछा जाता है। साथ साथ मेरे भाई हम लोग ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो लगातार हम लोग बहुत सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला भी है। मैं कोशिश करता हूं कि आज की क्लास में मैं पहले आपको पूरी थ्योरी पढ़ा दूं और उसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को भी सॉल्व करना शुरू कर दूं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आप सभी लोग एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे। मैं आपसे फिर कहता हूं, जहां जहां आपको कठिनाई महसूस हो, जो जो आप जानते हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं जानते हैं उसको मेरे साथ लिखते हुए चलिए। और इस पूरे 1 घंटे के सेशन में हम पूरा डाटा आपको लिखकर प्रेजेंट कर रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, आप समझते हुए चलिए। चलिए जनरल इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। वाइगॉस्की साहब एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका जन्म 19 नवंबर 1898 को 96 को हुआ है ना, 96 है, 1896 को हुआ। तो हम कह सकते हैं इनका जन्म, अगर हम जन्म की बात करें तो आइए मेंशन करते हैं, लिखते हैं 18 नवंबर 18 नवंबर 1896, 19 नवंबर है मेरे भाई। मैं पहले ही इसको कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही लिखा जाए, 19 नवंबर ये है और 19 नवंबर 1896 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अगर इनके बर्थ प्लेस की बात करें हम, तो बर्थ प्लेस आपको, आप लोग सब जानते होंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, है ना। तो इनका बर्थ प्लेस हमारा क्या मिलता है, रूस मिलता है। अगर इनके डेथ का साक्ष्य मिले तो बहुत कम दिन तक कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल का समय आपको मिलता है। अगर 1896 में इनका बर्थ है तो आप देखो 1934 में इसका साक्ष्य मिलता है, मतलब 11 जून। अगर इनका आप देखें तो इनकी जो डेथ है वो 11 जून 1934 को ये मिलता है, ये इनका साक्ष्य। जनरली इनका इंट्रोडक्शन आप देखें तो इनके बारे में मिलता है कि एक रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक है मेरे भाई, और ये 19 नवंबर 1896 को इनका जन्म हुआ है। और अगर हम इनके बारे में और आपको डाटा दें तो इनके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में हम आप सुने हैं। आइए एक एक सिद्धांत का नाम पहले आप जो जानते हैं वो मेंशन करो। सबसे सरल और सबसे सिंपल वाला नाम आपके सामने लिखते हैं। आप सब ने सुना होगा कि एक सामाजिक विकास सिद्धांत के बारे में बताते हैं, मतलब इसी के जनक हैं ये, मतलब सामाजिक विकास को इन्होंने कहीं ना कहीं परिभाषित किया है, इसलिए इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम लिखें तो हम लोग लिखते हैं इनके सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक विकास सिद्धांत। पहले सरल वाला नाम आपको लिखते हैं, ये आप सब सुने होंगे तो आप एक बार लिख लीजिए, एक एक पॉइंट आप लिखते हुए चलिएगा। तो ये देखो, सामाजिक विकास सिद्धांत के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। मतलब आप कहें तो इनको हम लोग फादर ऑफ सोशल डेवलपमेंट थ्योरी मानते हैं ना, कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के ये जनक है। लिखते हुए चलिए मैं फिर कहता हूं, एक ही सिद्धांत को अलग अलग नामों से भी हम लोग जानते हैं, इनके सिद्धांत को अलग अलग नामों से जानते हैं। इन्होंने समाज और संस्कृति का प्रभाव बच्चों के विकास पर बताया है, इसलिए देखो इनके सिद्धांत का एक दूसरा नाम अगर हम लोग लिखें तो दूसरा नाम क्या मिलता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आप मुझे कमेंट भी करते हुए चलना, मुझे बताते भी चलना आप लोग कि आखिर ये कहीं ना कहीं सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक है। ये आपको पता है पहले से, जो आप नहीं जानते होंगे वो आप नाम मेंशन भी करते हुए चलिए, और जो जानते हैं उसको मुझे कमेंट के माध्यम से बताते हुए मजा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। देखो क्या लिखा है, इसके सिद्धांत का नाम है सोशियल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी।
ना, एक नाम आपको ये मिलता है, एक सिद्धांत का ये दूसरा नाम आपको ये मिल जाता है। अच्छा देखो, हम लोग पढ़ेंगे वाइगोत्स्की कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, कैसे हैं, एक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक है ना, कैसे हैं बेटा, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, और इसलिए हम लोग इसी का और सारे नामों से जानते हैं। अच्छा, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के आधार पर देखें तो अभी हमको जब हम पढ़ेंगे तो मिलेगा कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के आधार पर देखा जाए तो वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है ना, लेकिन जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो समाज में खोज करके सीख लेता है। उन्होंने सबसे ज्यादा बच्चे को इंपॉर्टेंट दिया कि वो खुद ही खोज कर सीख लेता है, समाज को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया है। मतलब उनका ये कहना ये था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, खुद ही खोज करके सीख लेता है, लेकिन इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समाज को महत्व दिया है। इसलिए देखो हम लोग इसको बोलते हैं, इस सिद्धांत का एक नाम ये भी देखते हैं, देखो नाम क्या है, सामाजिक। और देखो जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उसी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में समाज को स्थान दिया, इसलिए सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत एक नाम आपको मिल जाता है। मेरे साथ आप लिखते हुए चलिए, जो जो नाम आपको पता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पता उसको हमको नोट करते चलना है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। एक एक नाम बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, खूब अच्छे ढंग से आप पढ़ते हुए चले। और नाम आपके सामने प्रेजेंट करें तो इसी को हम लोग और सारे नामों से जानते हैं, जैसे हम आपके सामने एक फोर्थ नेम और लिखते हैं। हमने कहा ये संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए देखो इनके सिद्धांत का नाम क्या पड़ जाता है, सामाजिक। इनके सिद्धांत का देखो नाम क्या पड़ता है, सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत, है ना। ये संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन ये समाज में अंतः क्रिया करके सीखने पर बल देते हैं। और ऐसे मनोवैज्ञानिक जो समाज में अंतः क्रिया करके सीखने पर बल दें, ध्यान देना, ऐसे मनोवैज्ञानिक जो समाज में अंतः क्रिया करके सीखने पर बल दें, उन्हीं को बोलते हैं सामाजिक संरचनावाद, वही होते हैं सामाजिक संरचनावादी। तो इसलिए इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक संरचनावाद विकास सिद्धांत, है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं इनके सिद्धांतों को बहुत सारे नामों से जानते हैं, और आपको बार बार परेशान किया जाता है कि बताओ इस सिद्धांत का, सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत के जनक कौन है, सामाजिक संरचनावाद क्या कहता है। तो देखो हैं तो ये संरचनावादी, लेकिन कैसे संरचनावादी हैं, सामाजिक संरचनावादी हैं। और सामाजिक संरचनावादी बेटा वो होते हैं जो समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखने पर बल देते हैं। इसलिए देखो इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल कॉन्स्ट्रक्टिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो एक एक नाम जो जो आपको मिले, सोशल कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अच्छा इतना नहीं, इतना ही नहीं मेरे भाई, और बहुत सारे नाम होते हैं। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर कि इनके द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, जैसे हम लोग जेडपीडी के नाम से जानते हैं ना, तो उसके आधार पर हम लोग इसका नाम ये भी देखते हैं, समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं, जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। और आप देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीपस्थ। इसी का एक नाम ये भी आप लिख सकते हैं, समीपस्थ, या इसी को हम लोग बोलते हैं निकटस्थ। इसी को समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं, है ना। अगर आप देखो तो हम लोग कहीं ना कहीं विकास का सिद्धांत यहां लिखें, हम लोग जेडपीडी थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। तो जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी है ये, जैसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जेडपीडी थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जेडपीडी थ्योरी। जो आपको पता है वो ठीक है, जो नहीं जानते हो उसको लिखते हुए आपको चलना है, आगे बढ़ते हुए जाना है ना। एक एक नाम देखो किस सिद्धांत के जनक है, सामाजिक विकास सिद्धांत के जनक है। और देखो समाज और संस्कृति की भूमिका बच्चों के विकास में बताया है, इसलिए देखो नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, है ना। देखो संज्ञानात्मक विकास में किसमें बेटा, संज्ञानात्मक विकास में किसको महत्व दिया, समाज को महत्व दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सुनते हुए चलना, लैंग्वेज को पकड़ते चलना। अच्छा देखो कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, संरचनावादी हैं। कैसे हैं, संरचनावादी हैं, लेकिन संरचनावादियों में कैसे हैं, ये समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखने पर बल देते हैं, इसलिए इसका नाम है सामाजिक संरचनावाद विकास सिद्धांत, है ना। अच्छा देखो अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे, इनका एक इंपॉर्टेंट संप्रत्यय जेडपीडी है, और जेडपीडी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसलिए इसका नाम है समीपस्थ या निकट से विकास का क्षेत्र। और नाम लिख सकते हैं, और सारे नाम लिख सकते हैं हम लोग इसके, लेकिन इतने नामों से हम लोग बड़ी आसानी से इस थ्योरी को डिफाइन कर ले जाएंगे। तो ये सब नाम है। अब आप देखिए बहुत बार देखो यहां से प्रश्न बनता है, वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बालकों के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण दी। बहुत बार पूछा था वाइगोत्स्की किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, तो देखो सामाजिक, ये कैसे हैं, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखने पर बल देते हैं, है ना। तो ये आपको जानते रहना, समझते रहना और आगे बढ़ते रहना। कोई दिक्कत यहां तक मुझे कमेंट करके बताते रहना, और कोई दिक्कत हो तुरंत बताना। चलिए आइए इनके द्वारा लिखी गई एक दो किताबों के बारे में जान ले। किताबों के नाम वैसे सीटेट में नहीं पूछे जाते, लेकिन इस पूरी थ्योरी की व्याख्या जहां की गई है उसके लिए किताब इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको जीन पियाजे जब पढ़ाया था तो उनकी जो बड़ी प्रसिद्ध किताब थी वो लिखाया था, लॉरेंस कोहल वर्क पढ़ाया था तब भी मैंने लिखाया था। अच्छा अभी आप इनको पढ़ रहे हो तो इनके द्वारा लिखी गई किताबों के नाम लिखिए। देखिए बहुत फेमस किताब है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार, और इन्होंने ये जो सामाजिक समाज को कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट दिया ना, वो इसी किताब में एक व्याख्या किया है, जिसे हम बोलते हैं, किताब का नाम देखो क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट। क्या है बेटा, लैंग्वेज एंड थॉट। सीटेट में किताबों का नाम रटना नहीं, बस आप जानकारी कर लो कि ऐसी किताबों में इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की है, भाषा और विचार के बारे में इन्होंने बताया है। तो एक किताब का नाम लिख लो, लैंग्वेज एंड थॉट। अच्छा और किताबें भी हैं, इन्हीं की किताबों का एक नाम है, बहुत फेमस इनकी किताब है थिंकिंग एंड थॉट। कौन सी किताब है बेटा, थिंकिंग एंड थॉट। अब देखो इनमें भी इन्होंने क्या बताया है कि जो हम लोग विचार करते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, वो चिंतन में क्या समाज की कोई भूमिका होती है, उसके बारे में इसमें व्याख्या किया है। तो किताब इनकी है थिंकिंग एंड थॉट, बहुत फेमस है किताब है। इन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट भी एक किताब लिखी है, इनकी किताब है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, बहुत फेमस वो भी पुस्तक है जिसे बोलते हैं द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट इस नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यही वाली किताब है, इस पूरे सिद्धांत की व्याख्या आपको इसी किताब में मिलेगी।
फिर से आइए, एक बार मेरी बात सुनिए, हम लोग बैक से चलते हैं, एक बार फिर से सीखते हैं। कोई हमसे पूछे वाइगॉस्की कहाँ के रहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, तो रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 18 नवंबर 1896 को हुआ, 1896 को हुआ। इन्होंने बालकों के विकास के संदर्भ में एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक विकास सिद्धांत। मतलब इन्होंने क्या बताया है कि बच्चों में जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है, उन डेवलपमेंट में किसकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है? समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, समाज का ही भाग हमारा कल्चर है ना, तो हमारा हमको जैसे समाज और जैसे संस्कृति मिलती है वैसे ही हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। मतलब बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति दोनों को इंपॉर्टेंट बताया है, इसलिए एक नाम, इसी का नाम दूसरा पड़ गया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अच्छा देखो, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भी किसको इंपॉर्टेंट दिया? समाज को इंपॉर्टेंट दिया, इसलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ गया सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सोशियल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और आप जानो कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? संरचनावादी हैं, लेकिन संरचनावादियों में कैसे हैं? सामाजिक संरचनावादी हैं, क्योंकि ये समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखने पर बल देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत का जनक बोलते हैं। अच्छा बेटा देखो, इन्होंने एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय की व्याख्या की है, जेडपीडी के बारे में बताया है, इसलिए इसके सिद्धांत का नाम पड़ता है जेडपीडी थ्योरी पड़ता है। अब आइए इनके बारे में हम आइडियोलॉजी आपको पढ़ाते हैं। इन्होंने क्या विचारधारा दी है, अपने सिद्धांत में क्या बताने का प्रयास किया है, क्योंकि सीटेट यहीं से शुरुआत करता है। सीटेट क्या करता है कि पूछता है कि मनोवैज्ञानिक वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत में क्या बताने का प्रयास किया। अगर आप ये जानते हैं कि सामाजिक विकास सिद्धांत के जनक हैं, समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, तो आखिर ये क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं। देखो क्या इन्होंने तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं का सहारा लिया, तीन मेन एक पार्ट है जिसके आधार पर अपनी आइडियोलॉजी इस सामाजिक विकास सिद्धांत का दिया। तो एक देखो लिखा है क्या? सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा देखो लिखा है संस्कृति, और तीसरा लिखा है क्या? भाषा। इन्होंने क्या कहा है कि बच्चों के जो बालक में परिवर्तन होता है, बालकों के विकास में उसकी संस्कृति और उसकी भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और साथ साथ ये बताया कि बालक जो कुछ सीखता है वो किसके साथ सीखता है? समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। इसलिए देखो इनके तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, संस्कृति, भाषा और सांस्कृतिक सामाजिक अंतःक्रिया। इसी के आधार पर अगर हमें विचारधारा लिखनी हो, उनकी आइडियोलॉजी लिखनी हो, तो देखो हम इनकी आइडियोलॉजी क्या लिखेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ मनोवैज्ञानिक वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत में क्या बताने का प्रयास किया, तो देखो क्या बताने का प्रयास किया। इनकी आइडियोलॉजी क्या है? आइए आइडियोलॉजी हम आपको लिख के दिखाते हैं। क्या कह सकते हैं कि वाइगॉस्की का मानना है, अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वाइगॉस्की का मानना है, वाइगॉस्की का मानना है, वाइगॉस्की का मानना है बालकों के विकास, बालकों के विकास। जैसे हम कोई भी विकास की बात करें, जैसे हम एग्जांपल आपको दें तो हम कह सकते हैं, मेन हम अगर लिखें तो कौन से विकास की बात कर रहे हैं? संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं। बालकों के विकास मतलब क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास में, बालकों के संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या भूमिका इंपॉर्टेंट होती है? तो आप कह सकते हैं बालकों के विकास में समाज की भूमिका क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही तो बताने का इन्होंने प्रयास किया है कि बालकों के विकास में किसकी भूमिका? तो समाज एवं संस्कृति, समाज एवं संस्कृति। बालकों के विकास में समाज एवं संस्कृति की भूमिका क्या होती है बेटा? तो समाज और संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही बताने का प्रयास किया है कि बालकों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, इतना जानो, बच्चों में जितना भी चेंजमेंट होता है उसमें समाज और संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है ना, होती है। तथा एक लाइन और जोड़ो, और गजब का मीनिंग निकल के आएगा। तथा बालक सामाजिक अंतःक्रिया, तथा बालक सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्ट, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्ट करके, तथा बालक सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन उसके होता है। तो अगर कोई पूछे ना कि बताओ इन्होंने क्या कहा, तो आप एक लाइन आप देखो, दिमाग में बैठाओ। अगर ये सिद्धांत है, सभी लोग एक बार देखो, मेरी बात को सुनो और आप बहुत ध्यान से सुनना। जब भी कभी किसी की आइडियोलॉजी बताना हो, जब भी किसी की विचारधारा आपको बतानी हो, तो विचारधारा कभी रट के नहीं जाते। जैसे आपको हो सकता है आपकी परीक्षा में आप देखो जीन पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग सबको पढ़ोगे, तो सबकी विचारधाराएं आप रटोगे तो शायद आप भूलो। किसी की आइडियोलॉजी, किसी की भी विचारधारा अगर आपको पढ़नी है मेरे दोस्त, तो उसकी विचारधारा हमेशा सिद्धांत के नाम पर जाके निकालो। देखो जैसे लिखा है यहाँ देखो लिखा है, उसकी विचारधारा यहीं से पकड़ना है, यहीं से निकालना है। इन्होंने देखो क्या बताया कि बालकों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, विकास का मतलब क्या? परिवर्तन, है ना। अगर इसका एक सिंपल सा मीनिंग हम लोग देखें तो विकास का मतलब, सिंपल सा मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो बालकों में जो भी परिवर्तन होता है, चाहे संज्ञानात्मक, चाहे भाषाई, चाहे और कोई परिवर्तन, है ना, तो बालकों के हर प्रकार के परिवर्तन में देखो क्या लिखा है? सामाजिक। सामाजिक मतलब क्या होता है बेटा? इसमें एक टर्म आपको मिलेगा समाज। तो बालकों में जो भी परिवर्तन होता है उसमें समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये किसने बताया? वाइगॉस्की ने बताया। अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा है, बालकों में जो कुछ भी परिवर्तन होगा, विकास का मतलब दिमाग में रखो, विकास जहां भी आ जाए ये शब्द, विकास शब्द कहीं भी मिले, इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन। विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। बोलो मेरे साथ, विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो बालकों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसमें समाज और किसकी भूमिका? संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। ठीक है, बहुत सरल है यार। और देखो
अच्छा, बच्चों में जो कुछ भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है, जो भी संज्ञानात्मक परिवर्तन होता है, जो कुछ समझ उनमें बढ़ती है, उस समझ में उनके समाज की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए देखो नाम क्या पड़ा, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सुनते हुए चलना, बहुत मजेदार आपको चीजें बता रहे हैं, याद हो जाएगा, आपको कभी जोर नहीं देना पड़ेगा, कोई किताब और चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरी बात को सुनते हुए चलोगे और लिखते हुए चलोगे जहां दिक्कत होगी आपको। अच्छा देखो क्या लिखा है, संरचनावादी। अच्छा ये तो संरचनावादी है, और संरचनावादी हमेशा समाज से अंतःक्रिया करके सीखने पर बल देते हैं। तो ये क्या कहते हैं, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो समाज से अंतःक्रिया करके सीखने पर बल देते हैं। और इसी के आधार पर देखो मैंने जो लाइन लिखी है, मैंने कोई ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा आपके सामने प्रेजेंट किया है जो आप रटे और सीखें, वहीं के आधार पर हमने लिखा। क्या लिखा है कि वाइगॉस्की का मानना है कि बालकों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसमें समाज और समाज के साथ संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और बालक जो कुछ सीखता है वो सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है। यही बताने का प्रयास किसने किया, तो हमारे वाइगॉस्की साहब ने बताने का प्रयास किया। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। क्या यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई पूछे वाइगॉस्की की क्या विचारधारा है तो हम बता ले जाएंगे। क्या हम ये आसानी से अपने दिमाग में रख सकते हैं कि वाइगॉस्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखने पर बल देते हैं और बच्चों के संपूर्ण परिवर्तन में, संपूर्ण विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हैं? बोलो जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत किसी को तुरंत बता दो। कोई दिक्कत हो तो मैं और तरीका अपनाऊं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीका है ये, आप आसानी से पकड़ ले जाएंगे। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके कमेंट आ रहे हैं मुझे, एस एस एस, बिल्कुल सही। अब देखो जीन पियाजे साहब ने एक काम और किया, अपने इस पूरी आइडियोलॉजी को, इस पूरी विचारधारा को सही ढंग से परिभाषित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्ययों का सहारा लिया है, और आइए उन्हीं महत्वपूर्ण संप्रत्ययों के बारे में हम लोग विचार करते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो जो सबसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय है मेरे भाई, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट यही जान है। जैसे जब जीन पियाजे पढ़ते हैं तो जीन पियाजे में स्कीमा, स्कीम्स, विकेंद्रण, संरक्षण, है ना, संगठन, एस्टिमुलेशन, एकोमोडेशन, आप बहुत सारे संप्रत्यय पढ़ते हो ना, और वही संप्रत्यय आपकी परीक्षा में खूब ज्यादा पूछे जाते हैं, और उन्हीं संप्रत्ययों के आधार पर पूरी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आप जीन पियाजे वाला परिभाषित करते हैं। वैसे वाइगॉस्की साहब ने अपने सिद्धांत में बहुत सारे संप्रत्ययों का कहीं ना कहीं प्रयोग किया है और उसी को डिफाइन किया। जैसे देखो लिखा है जेडपीडी, देखो लिखा है क्या, स्किप फोल्डिंग, जैसे लिखा है क्या, एमकेओ, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। और इन तीन के अलावा भी बहुत सारे संप्रत्यय हैं, लेकिन आइए एक एक संप्रत्यय हम आपको सिखाते हुए चल रहे हैं कि आखिर जेडपीडी क्या है, स्किप फोल्डिंग क्या है, और एमकेओ क्या है। पहले एक छोटे से चार्ट के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं, फिर हम दिखाते हैं कि स्किप फोल्डिंग क्या होता है। मेरी बात को यहां ध्यान से सुनिए, इस चार्ट को समझिए। जैसे हम क्या कहते हैं कि बच्चों के विकास में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मान लेते हैं, एक हम आपके सामने एक क्षेत्र बनाते हैं, मान लेते हैं ये कोई एक क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, और इसके बाद ये वाला कोई क्षेत्र है। ठीक ऐसा हम आपके सामने रखते हैं, एक सर्किल बना के आपको एक चीज दिखाते हैं। अच्छा जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास, हम इस जगह पे हैं, हम इस पॉइंट पर हैं, और हमारा नाम ए है, हम यहां पर हैं। अच्छा हमें यहां तक पहुंचना है, यहां तक हमको आना है, मान लेते हैं हमको यहां तक पहुंचना है, लेकिन यहां से यहां तक हम बड़ी आसानी से अपने आप आ जाते हैं, बिना किसी के मदद से आते हैं। यहां तक हम बिना किसी मदद से यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहां तक पहुंचना है तो यहां तक पहुंचने में यदि किसी की मदद मिल जाए, यदि किसी की मदद मिल जाए तो हम यहां भी पहुंच सकते हैं। ऐसा अनुमानित हम लोग करें। हमने क्या कहा कि मान लेते हैं एक कोई बच्चा है और उसके अंदर इतनी पावर है कि वह अपने आप यहां पहुंच सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको यहां से यहां तक आना है तो अगर उसे कोई सहारा दे दे तो वो यहां तक पहुंच जाए। और यहां से यहां तक पहुंचाने में जो मदद करेगा, जो मदद करता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे जैसे आप विद्यार्थी हैं और आप ना इस सीटेट के एग्जाम में सीडीपी में यहां से यहां तक आप पहुंच जाते हैं, मतलब 30 नंबर की परीक्षा में आप बड़े आराम से 20 नंबर कर ले जाते हैं, 20 नंबर तक आप खुद कर लेते हैं। लेकिन आप क्या, अगर यदि आपको मदद मिल जाए, जैसे हमारी मदद मिल जाए, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल की पूरी मदद मिल जाए, और किसी टीचर की किसी विषय मदद मिल जाए, सीडीपी की बात करें, अगर मेरी मदद आपको मिल जाए तो आप बड़ी आराम से कहां तक पहुंच सकते हैं, हम कहते हैं कि आप बड़े आराम से 27-28 नंबर ला सकते हैं। तो अगर मदद मिल जाए तो ये संभावना रहेगी कि आप यहां से यहां पहुंच के 27-28 नंबर ले आएंगे। तो अगर हमने मदद की तो हम कौन हो गए, MKO। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में जो आपको सहायता मिली, यहां से यहां तक पहुंचने में जो सहायता मिली ना, इसी की सहायता को मनोवैज्ञानिक वाइगॉस्की साहब ने, इसी सहायता को एक नया नाम दिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्किप फोल्डिंग। हम लोग अपनी लैंग्वेज में उसे सहायता कहते हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज में उसी को क्या बोलते हैं, स्किप फोल्डिंग बोलते हैं। अच्छा जो सहायता दिया वो MKO, और जो सहायता मिली उसी को क्या बोलते हैं, स्किप फोल्डिंग। अच्छा यहां तक पहुंचते तो ये मेरी एक्चुअल पावर थी, लेकिन यहां से यहां तक पहुंच जाते ये संभावना है, मतलब 20 तो हम कर ले जाते हैं, लेकिन यहां से यहां तक हम तब पहुंचते जब मुझे किसी की सहायता मिलती, तो ये संभावना होता कि हम पहुंच जाते। तो ये पोटेंशियल डेवलपमेंट हो जाता है, और जो यही एक्चुअल और पोटेंशियल, यहां जो आपके पास पावर यहां तक थी पहुंचने की, इसी एक्चुअल और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का अभी डिफरेंशिएट आप देखोगे तो वही डिफरेंशिएट मेरे भाई क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। देखो 3 संप्रत्यय मिले, सुनते रहना। सहायता जो मिलती है वही क्या कहलाती है, स्किप फोल्डिंग। जो सहायता देता है उसी वो MKO कहलाता है। और जब आप एक्चुअल और पोटेंशियल के बीच का डिफरेंशिएट देखोगे ना, तो डिफरेंशिएट क्या कहलाएगा, जेडपीडी कहलाता है। अब आप पहले एक चीज गांठ बांधिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आज के बाद से
अगर कहीं पर सहायता की बात की जाए और नाम हो वाइगॉस्की साहब का, तो वहां अगर कहीं ऑप्शन आपको इसके फोल्डिंग मिल जाए तो आप उसे टिक करेंगे, है ना। कहीं पर भी सहायता की बात की जाए और नाम है इसके फोल्डिंग, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे हम आपसे कहें कि गणित विषय में आदरणीय पवन सर आपको सवाल सॉल्व करने में मदद करते हैं, तो आदरणीय पवन सर के द्वारा दी गई सहायता वाइगॉस्की के अनुसार क्या है, तब नाम हो वाइगॉस्की, बात करें सहायता की, तो क्या कहलाएगा, इसके फोल्डिंग। सुनते हुए चलिए, हम कहते हैं आपके माता पिता आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ाने भेजने के लिए आपको मदद करें, तो उनके द्वारा दिया गया मदद क्या है, इसके फोल्डिंग। आपका बड़ा भाई अगर आपको हिंदी पढ़ने में आपकी कोई मदद करता है, तो दी गई सहायता ही क्या है, इसके फोल्डिंग। मतलब नाम हो वाइगॉस्की, बात की जाए सहायता की, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग। एक पिता अपने बच्चों को साइकिल चलाने में मदद करता है, तो वाइगॉस्की के अनुसार दी गई मदद क्या कहलाती है, इसके फोल्डिंग कहलाती है ना। तो नाम हो वाइगॉस्की, बात की जाए मदद की, वहां हमेशा आंसर क्या देंगे, वहां मेरे भाई आपको हमेशा आंसर क्या देना है, इसके फोल्डिंग। अब हम आपको सारी चीजें बताएंगे। देखो इसके फोल्डिंग में जो सहायता हम देते हैं वो सहायता परमानेंट नहीं होती, वो अस्थायी होती है। जैसे मैं आज वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़ा रहा हूं और आपसे पूछूं कि बेटा समझ में आ गया, आप कहते हैं हाँ सर समझ में आ गया, तो हम अगले दिन फिर उसमें मदद नहीं करते, हम कोई नया टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। इसलिए सहायता अस्थायी होती है, जब तक आप कोई काम नहीं कर पाते तब तक जो मदद करते हैं वही है इसकी फोल्डिंग, और आप अस्थायी सहायता को ही इसकी फोल्डिंग मानना, कभी अस्थायी इसमें नहीं होती। हम लिखेंगे अभी लिखेंगे, सुनो। अब आप सुनते चलो, एक एक चीज को देखते चलना और यहां समझते चलना, ये इमेज ही आपको सब कुछ बता देगा, ये इमेज ही आपको इसके फोल्डिंग को डिफाइन कर देगा। लेकिन अभी हम इसमें कैसे आपको मेंशन करते हैं थ्योरेटिकल, वो आपको दिखाते हैं। जैसे देखो, एक टीचर एक बच्चे को लिखने में कुछ मदद कर रहा है, तो वाइगॉस्की के द्वारा यहां देखो एक टीचर बच्चे को लिखने में मदद कर रहा है, तो यही जो मदद है ना, यही मदद क्या है मेरे भाई, यही मदद मेरे दोस्त क्या है, यही कहलाता है इसके फोल्डिंग, और कुछ नहीं। ये जो सहायता मिल रही है वही इसके फोल्डिंग है। अच्छा यहाँ देखो, एक पिता अपने इस प्यारे से बच्चे को साइकिल चलाने में मदद कर रहा है, तो यहाँ जो मदद मिल रही है ना, यही मदद हमारे भाई क्या है, यही मदद क्या है, इसकी फोल्डिंग है। यही सी मदद को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। हिंदी में इसके बहुत सारे नाम है, पाढ़, मचान, इसी को हम लोग बोलते हैं, मचान का सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। और आइए अब इसके फोल्डिंग के बारे में हम आपको लिखकर दिखाते हैं। आइए देखो इसके फोल्डिंग के बारे में क्या आप लिखेंगे, देखो इधर समझो आप मेरी बात को। अब आप मेरी बात को ध्यान से देखो, इसी को चार्ट के माध्यम से हम लोग थ्योरी में कैसे लिखते हैं। देखो हेडिंग बनाते हैं आपके सामने फिर से, और आपको लिखकर दिखाते हैं इसकी फोल्डिंग क्या होता है। आपको लिखकर दिखाते हैं इसके फोल्डिंग क्या होता है। इससे जितने प्रश्न बनते हैं वो सब आपकी कॉपी में हो जाएगा। सभी लोग इसकी फोल्डिंग एक हेडिंग बना के, और आइए लिखते हैं इसके फोल्डिंग का मतलब क्या है। सुनो मेरी बात ध्यान से और लिखते हुए चलना। अगर कोई पूछे इसकी फोल्डिंग क्या है, तो यहां देखो पॉइंट नंबर 1, देखो वाइगॉस्की ने कहा किसी व्यक्ति, अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं किसी व्यक्ति अथवा समाज, किसी व्यक्ति अथवा समाज के द्वारा दी जाने वाली दी जाने वाली दी जाने वाली सहायता, दी जाने वाली सहायता इसकी फोल्डिंग कहलाती है। आप केवल लिखते हुए चलना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको सारी चीजें लिखते हुए चलना है ना। अगर कोई पूछे इसके फोल्डिंग क्या है, जहां शब्द हमने कहा नहीं, जहां बात हो मदद की उसी को हम लोग इसके फोल्डिंग बोलते हैं, जहां सहायता की बात की जाए उसी को इसके फोल्डिंग बोलते हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 2 भी ध्यान देना, इसके फोल्डिंग के अंतर्गत अगर आपसे कहा जाए इसके फोल्डिंग, प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, प्रश्न आया है इसके फोल्डिंग के अंतर्गत, देखो इसके फोल्डिंग के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता, इसके फोल्डिंग के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता। अब देखो इसके अंदर जो सहायता देते हैं, दी जाने वाली सहायता कैसी होती है, अस्थाई ना होकर। ये बात ध्यान रखना, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। अस्थाई ना होकर, अस्थाई ना होकर अस्थाई होती। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बना लो, छोटे छोटे पॉइंट बना के आपको लिखना है। दी जाने वाली सहायता अस्थाई ना होकर अस्थाई होती। हम कुछ कॉपी कट पेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको हम पहले बता दें, मैंने कुछ नहीं लिखा है पहले से स्लाइड पर, खुद से लिख रहे हैं बेटा, आपके लिए ये काम कर रहे हैं। सबसे सरल सी लैंग्वेज यूज करके हम आपको बता रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट में बांटकर आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको रटना ना पड़े, आपको याद ना करना पड़े। इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलना। अगर कहीं आपको लगता है कि चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें हम नहीं समझ पाए, तो आप मुझे जरूर बताना, मुझे जरूर बताना। एक एक चीज के बारे में हम आपको बताते हुए चल रहे हैं ना। और चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद और देखो, अगर आपसे कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया आपके पेपर में कि मचान का सिद्धांत किससे संबंधित है, एक बार प्रश्न आया मचान का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो देखो ये जो इसके फोल्डिंग शब्द है ना बेटा, ये लैटिन वर्ड होता है। कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड। अगर इसके फोल्डिंग का हम लोग हिंदी अर्थ देखें, तो इसका जो बेटा हिंदी अर्थ होता है, इसी का जो हिंदी मीनिंग आपको मिलेगा, ये हिंदी मीनिंग इसका क्या कहलाता है, यही होता है। इसका नाम हिंदी में मचान बोलते हैं, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पाढ़ बोलते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। तो इसी इसके फोल्डिंग को का हिंदी अर्थ पाढ़, मचान, ढांचा आदि होता है। ये भी ध्यान देना, आपके पेपर में बहुत बार ये शब्द लिखा होता है, हिंदी में लिखा होगा पाढ़, मचान या ढांचा, लेकिन आप ध्यान देना इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखा, बाइलिंगुअल पेपर आपका होता है, उस बाइलिंगुअल पेपर में हिंदी में तो मचान, पाढ़, ढांचा होगा, लेकिन इंग्लिश टर्म देखो तो हर जगह इसके फोल्डिंग लिखा मिलेगा। तो जब भी कोई पूछे इसके फोल्डिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो क्या बताएंगे, पाढ़, मचान या ढांचा हम लोग बताएंगे। ठीक है, बोलो इसके फोल्डिंग के बारे में जान गए। अगर कोई पूछे इसके फोल्डिंग क्या है, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति या समाज के द्वारा दी जाने वाली सहायता ही क्या कहलाती है, इसके फोल्डिंग कहलाती है। अच्छा देखो इसके फोल्डिंग के अंतर्गत जो भी सहायता दी जाती है वो अस्थाई ना होकर बल्कि कैसी होती है, तो देखो अस्थाई होती है। और इसके फोल्डिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है, मचान, पाढ़, ढांचा, यही सब इसका हिंदी अर्थ होता है। बोलो कोई दिक्कत,
सभी लोग एक बार कमेंट करो, सभी लोग एक बार कमेंट करो, कोई दिक्कत तो नहीं, सभी लोग बताओ। और अगर सब कुछ सही लग रहा है तो एक बार शेयर भी कर दीजिए, सभी लोग तेजी से शेयर कर दीजिए और फिर हम आपको बताते हैं और आगे हम लोग लेके चलते हैं। बहुत मजा आने वाला है। हमने कहा एक एक शब्द का मीनिंग आपको बता देंगे, आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। आप केवल सुनते हुए अपनी कॉपी में चीजों को नोट करते हुए चलना है, जहां कुछ भी कठिन लगे मुझे बताते हुए चलना है, ठीक है। अब ये देखो, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगले वाला देखो, अब देखो अभी मैंने चित्र दिखाया था, देखो यहां पर मैंने आपसे कहा था हर जगह देखो सहायता मिल रही ना, सहायता ही क्या है, इसके फोल्डिंग, लेकिन ये सहायता अस्थायी ना होकर कैसी होती है, अस्थायी होती है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं जेडपीडी को समझते हैं। अभी मैंने कहा था अगर कोई पूछे जेडपीडी क्या है, तो जैसे हमने कहा एक कोई बालक है, यहाँ एक कोई बच्चा है और उसको यहां से यहां तक आने में उसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मान ले कि ये इसका क्षेत्र है, लेकिन यहां से यहां तक वो बड़ी आसानी से पहुंच जाता है, उसको कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन उसको यहां से यहां अगर मदद मिले, अगर मदद मिले, हम आपसे फिर कहते हैं अगर मदद मिले, ध्यान रखना, अगर यहां से यहां तक मदद मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो और आगे जा सकता है और बढ़िया कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि आप सीटेट एग्जाम में खुद 20 नंबर पा सकते हैं, लेकिन टीचर की मदद मिल जाए तो आप कहीं ना कहीं 25, 27, 28 तक आप पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको जो मदद करेगा वही क्या कहलाएगा, एम क्यू, वही मोर नॉलेजेबल अदर वाला बंदा होगा। जैसे मैं अगर आपको सीखने में मदद कर रहा हूं तो मैं कौन हो गया, एम क्यू, आप मोर नॉलेजेबल हो गया। अगर आपको कोई अदर टीचर आपको किसी विषय में मदद कर रहा है तो मोर नॉलेजेबल हो गया। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचाने में जो मदद मिलती ना, उसी को मेरे भाई क्या बोलते हैं, इसकी फोल्डिंग हम लोग बोलते हैं। अच्छा, यहां तक पहुंचने में एक्चुअल पावर आपके पास थी और यहां तक पहुंचने के लिए संभावना बनेगी कि आप पहुंच जाएंगे, तो एक पोटेंशियल डेवलपमेंट होगा। तो जो एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का अंतर होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेडपीडी हम लोग बोलते हैं। अगर हमें लिखना हो जेडपीडी के बारे में, एक लाइन केवल लिखो, ज्यादा मैटर नहीं लिखना, एक लाइन लिखो। क्या लिखोगे, अगर आपसे कोई पूछे जेडपीडी क्या है, अगर हमसे कोई पूछता है कि बताइए सरकार जेडपीडी क्या है, तो आइए देखो जेडपीडी क्या बोलता है, आइए इसको लिखकर दिखाते हैं। देखो इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। किसे बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकटस्थ, या इसी को क्या बोलते हैं, समीपस्थ। कहीं कहीं देखो संभावित भी लिखा होता है, इसका एक हिंदी मीनिंग और लिखा होता है, संभावित विकास का क्षेत्र। कोई भी टर्म आपके सामने देखो, है ना, ये लिखा आपको मिलता है। अब आपसे पूछा गया जेडपीडी बताओ क्या होता है, एक लाइन में आपके सामने लिखते हैं कि जेडपीडी क्या है, केवल एक सिंपल लाइन। हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल पावर ऑफ डेवलपमेंट होती है हमारे पास, और हमें अगर मदद मिल जाए तो हम जहां तक जा सकते हैं, उन्हीं दोनों के बीच के डिफरेंशिएट को ही हम लोग जेडपीडी बोलते हैं। हम कह सकते हैं यहां पर वास्तविक विकास, बस इतना आपके सामने लगता है। किसी बच्चे के पास जो वास्तविक विकास होता है, एक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है, इसी वास्तविक विकास के क्षेत्र, किसी क्षेत्र के बारे में जो उसके पास एक्चुअल डेवलपमेंट है, जैसे मैथ में आपकी जो एक्चुअल नॉलेज है, सीडीपी में जो आपकी एक्चुअल नॉलेज है, इंग्लिश विषय में जो आपकी अपनी एक्चुअल नॉलेज है, वो तो वास्तविक विकास के क्षेत्र तथा संभावित विकास के क्षेत्र। आप जहां अगर मदद मिले तो आप जहां तक जा सकते हैं, तो ये जो संभावित विकास का जो क्षेत्र होगा, जो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट होगा, संभावित विकास का जो क्षेत्र है, संभावित विकास के क्षेत्र के बीच के अंतर, संभावित विकास के क्षेत्र के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेडपीडी कहते हैं। बस इतना लिखो, बहुत किताबी लैंग्वेज जाने की जरूरत नहीं है, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना किताबी लैंग्वेज। बस आपको इतना जानना, आपके पास किसी क्षेत्र के बारे में जो एक्चुअल पावर है, जैसे गणित विषय में जो आपकी एक्चुअल पावर है, और आदरणीय पवन सर ने जो आपको मदद कर दी, तो आप संभावित है कि आप और आगे जा सकते हैं। तो मदद के बाद आपकी जो संभावना बनेगी, तो पहले जो थी और जो संभावना बने, इन्हीं के बीच के अंतर को ही जेडपीडी बोलते हैं। जैसे हमने कहा ये मेरी एक्चुअल पावर है, मदद मिल जाए तो हम यहां जा सकते हैं, तो ये एक्चुअल पावर और यहां तक जा सकते हैं, जो मदद मिलेगी ना, जो यहां से यहां हम पहुंच जाएंगे अगर मदद मिले, तो एक्चुअल और ये जो पोटेंशियल बना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंशिएट होगा, उसी को जेडपीडी हम बोलते हैं। मतलब अगर लिखना चाहे तो इतना ही लिख सकते हैं जेडपीडी, एक फार्मूला लिख सकते हैं, बहुत बार फार्मूले से हम लोग सीख लेते हैं। क्या कह सकते हैं, जेडपीडी बराबर लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो हमारे पास जो एक्चुअल पावर होती है, किसी भी क्षेत्र की जो एक्चुअल नॉलेज आपके पास, इसी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और यही लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। क्या, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, है ना, इसी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, इन्हीं के बीच के अंतर को, इन्हीं के बीच के डिफरेंशिएट को मेरे भाई क्या बोलते हैं, इन्हीं के बीच के डिफरेंशिएट को हम लोग जेडपीडी बोलते हैं। यही सूत्र अगर आपको याद है ना, तब भी आप कभी गलती नहीं करोगे जेडपीडी के बारे में। अब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगी, गणित के सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चे के पास एक अपना तरीका था, और गणित विषय के अध्यापक ने उसे एक सवाल के सॉल्व करने के कुछ नए तरीके बता दिए, जिससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। तो जैसे संभावना है कि अगर वो बता दे तो हम और जल्दी सॉल्व कर लें, तो जो पहले था और जो संभावना बनी कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे अगर मदद मिलेगी, इन्हीं दोनों के बीच के जो अंतर होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। इसी को मेरे भाई जेडपीडी बोलते हैं। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपके पास जो एक्चुअल पावर है और जो आपका पोटेंशियल बनेगा कि आप वहां तक जा सकते हैं, इसी के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, जेडपीडी। बोलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। कोहल वर्ग कब होगी? कोहल वर्ग करा दिया है बेटा, कोहल वर्ग की थ्योरी मैंने पढ़ाया आपके यूट्यूब पर, आप जाके देखिए, जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको मिल जाएगा। कोहल वर्ग, जीन पियाजे, ये भी पढ़ा दिया है। आपका देखो
मैंने एक थिंकर और पढ़ा दिया है जो बुद्धि के गार्डनर साहब को पढ़ा दिया है, और फिर मैं वाइगोस्की भी आपको पढ़ा दे रहा हूं। कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आइए हम आपको कुछ प्रश्न भी अभी कराते हैं और आप देखिए, जैसे हम आपको एक सिंपल सा प्रश्न कराएं, जरा देखिए देखिए आप कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। आपकी परीक्षा में एक दो प्रश्न आया है, आइए हम आपको जनरली एक दो प्रश्न पहले करा दें तब आगे बढ़ते हैं। देखो एक प्रश्न आया, तो सभी लोग कमेंट करके पहले वाले प्रश्न का उत्तर दो, जरा देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। सभी लोग पहले प्रश्न का एक उत्तर दो। लिखा है लियो वाइगोस्की। क्या लिखा है? लियो वाइगोस्की। अगर देखो यहां पर तो एक प्रश्न आपको मिलेगा पहला वाला, और वो क्या मिलेगा? लियो वाइगोस्की के अनुसार, है ना, ये वाला देखिए। तो यहां पर ये वाला प्रश्न है। दूसरे वाला प्रश्न अगर आप देखें तो ये मिले, ओहो कट हो गया, कोई बात नहीं, यहां देखते हैं। एक सेकंड देखते हैं यहां कहां है। यहां आपको हम दिखाते हैं कि कौन सा प्रश्न ये था। तो यहां ये प्रश्न ये था कि तीसरा वाला प्रश्न जो यहां एक नंबर पे आया है, अभी हम इसको देखते हैं। क्या था? किसी प्रस्तावित किए गए नए ज्ञान बच्चों को मौजूद ज्ञान। देखो क्या लिखा है, किसी भी, लिखा क्या है, किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान बच्चे के मौजूद ज्ञान और समर्थन के साथ जानने के सक्षम होने के बीच के अंतर को निर्मित करता है। अब देखो किसने बताया, ये जेडपीडी लिखा है, यही तो लिखा है, जेडपीडी के बारे में ही तो पूछा है कि देखो क्या मौजूद ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम। तो पहले जो आपके पास कौन सा ज्ञान है? जो मौजूद ज्ञान है, जो आपका एक्चुअल पावर है, और उसके बाद समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच, है ना, समर्थन के बाद जानने में सक्षम होने के बीच, इसी तो कहते हैं जेडपीडी। यही तो होता है जेडपीडी। अभी आपने कहा जो किसी बच्चे के पास एक्चुअल पावर होती है और उसके बाद ये जो संभावित है कि हम आगे जा सकते हैं, इन्हीं के बीच के डेवलपमेंट को, इन्हीं दोनों बीच के अंतर को जेडपीडी कहते हैं। किसने कहा? वाइगोस्की ने कहा है ना। आराम से आंसर दे सकते हो, बहुत आसानी दे सकते हो। अच्छा एक प्रश्न और देख लो, फिर आगे पढ़ो, अगले प्रश्न पर विचार करिए और देखो क्या आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए और यहां जरा देखिए, ये भी देखो क्या कहता है, इस पर विचार कर लो। देखो क्या कह रहा है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लियो वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, तो उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, है ना। वाइगोस्की के आधार पर एक शिक्षिका कोई भी सामाजिक संरचनावादी के सिद्धांत पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को तैयार करना चाहती है, उसे किससे बचना चाहिए? अब आपको बताना किससे बचना चाहिए। देखो क्या लिखा है, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। अच्छा, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, इससे। अच्छा देखो लिखा है आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग, तो देखो इसके फोल्डिंग का प्रयोग तो करना चाहिए, इसने कहा बचना चाहिए, तो देखो ये गलत हो गया। अच्छा, अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना चाहिए, क्लोज ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स टू लर्न, बिल्कुल उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, तो देखो इन्होंने पूछा किससे बचना चाहिए, तो गलत है। डिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब समाज आधारित कोई भी कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट तैयार करना चाहिए, ये भी सही है, तो देखो यहां भी देखो गलत बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, और हमें इसी से बचना चाहिए मेरे भाई, हम सबको इसी से बचना चाहिए। आइए अब देखो आपको थोड़ी चीजें और बता दें, फिर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आइए पहले और संप्रत्यों के बारे में आप जान लीजिए। अभी तो केवल दो ही जान पाए हो, एक आप जेडपीडी जान गए और एक आप क्या जान गए, इसके फोल्डिंग जान गए, ये दोनों आपको हमने समझा दिया। एक बार कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत फिर से, सभी लोग कमेंट करो, एक बार शेयर भी कर दीजिए, सभी लोग तेजी से एक बार कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले वाले संप्रत्यय पर आते हैं। यम के, ये तो बहुत सरल है, अभी मैंने बताया था। इसका मतलब क्या होता है? यम के का मतलब क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, और नॉलेजेबल का मतलब ज्ञानी, तो ज्यादा ज्ञानी, अदर का मतलब क्या? दूसरा। इसका हिंदी अर्थ होता है ज्यादा ज्ञानी, दूसरा। अगर इसका अर्थ लिखना हो तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं व्यक्ति 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 समाज व्यक्ति समाज के ऐसे लोगों से सीखना पसंद करता है, ऐसे लोगों से सीखना पसंद करता है, ऐसे लोगों से सीखना पसंद करता है, ऐसे लोगों से सीखना पसंद करता है जो जो ज्यादा, जो उससे ज्यादा ज्ञान रखते हो, ऐसा लिखो। जो किससे? उस बच्चे से, जो उस बच्चे से क्या ज्यादा ज्ञान रखते हो, मतलब उससे ज्यादा ज्ञान रखते हो, है ना, ज्ञान रखते हो। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को मेरे भाई हम लोग क्या बोलते हैं? एमकेओ कहते हैं। इसी प्रक्रिया को एमकेओ कहते हैं। मतलब व्यक्ति या बालक उनसे सीखना चाहता है जो नॉलेज में ज्यादा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? एमकेओ कहते हैं। अच्छा नोट करके एक बात और, मेरी बात ध्यान रख लो, अपनी कॉपी में नोट करके रखना, यहां एज की बात नहीं करते हैं, एज कम भी हो सकता है, नॉलेज की बात करते हैं। जैसे हम अपने छोटों से, छोटे हो जो, उससे भी सीख सकते हैं अगर किसी क्षेत्र में उसको ज्यादा ज्ञान अगर है तो, है ना, है ना। आप देखो इन्होंने क्या कहा, अगर देखो तो ये क्या कहते हैं, कंडीशन हम आपको लगा दे, हमने कहा आयु, यहां पर क्या है? आयु को नहीं, आयु को महत्व ना देकर हमेशा हम लोग किसको महत्व देते हैं? आयु को महत्व ना देकर, और हमेशा हम किसको महत्व देते हैं? योग्यता को महत्व देते हैं। योग्यता को क्या देते हैं बेटा? तो योग्यता को क्या दे रहा है? महत्व देते हैं। तो हम लोग यहां पर हमेशा योग्यता को इंपॉर्टेंट देते हैं, ना कि आयु को महत्व देते हैं। आयु में आप कम भी हो, कोई दिक्कत नहीं, योग्यता को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, तो जो ज्यादा योग्य होता है उसी हम सीखना पसंद करते हैं। इसलिए इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक, चलिए अब आ जाइए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट संप्रत्यय पर बात कर लें। अगले संप्रत्यय पर आते हैं, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको खूब ज्यादा परेशान करता है। पिछले 2023 वाले पेपर में, 2021 2022 वाली परीक्षाओं में अगर आप देखोगे तो बहुत पूछा गया भाषा और विचार के बारे में, वाइगोस्की की क्या राय, खूब ज्यादा इंपॉर्टेंट, गजब का। आप देखिए खूब प्रश्न आपकी परीक्षा में,
इनर स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है, सोशल स्पीच क्या है, खूब ज्यादा आपको परेशान किया है पूछ पूछ कर। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, है ना, है ना। अभी देखो मैं आपको प्रश्न दिखाऊं, एक दो प्रश्न आपको दिखाऊं, फिर हम इस कंटेंट को पढ़ाते हैं। जरा आइए देखिए, आइए एक प्रश्न को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये वाला प्रश्न अगर आप देखो, अगला वाला प्रश्न देखो, तो यहाँ देखो एक प्रश्न आया आपके पेपर में, उन्होंने पूछा कि बताओ किस आधार पर सीखते हैं, इसके फोल्डिंग क्या होता है, या कौन सा कैलकुलेटर किसे बोलते हैं, उपकरण क्या होता है। आप देखो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं जो इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच से आपको देखने को यहाँ मिल जाते हैं, है ना। देखिए हम आपको दिखाते हैं, खूब ज्यादा प्रश्न आया। देखो ये लिखा है एक प्रश्न, देखो ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ आपको उत्तर देना है। सभी लोगों को एक 19 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। बहुत सारे प्रश्न कराएंगे, एक जनरल सा प्रश्न आपके सामने रखे। देखो क्या लिखा है, एक शिक्षिका किसी संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है, जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है, तो इशारे और संकेत से। तो आप बताओ, अगर वाइगॉस्की की बात अगर की जाए और कहीं पर अगर हम उसकी मदद कर रहे हैं, अगर हम जब वह एक बच्ची की जिज्ञासा पहेली बनाने में क्या कर रही है, मदद कर रही है, तो हमने कहा था जहां भी बात आ जाए मदद की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ क्या है, ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल सही होगा। क्या सही होगा, इसके फोल्डिंग बिल्कुल सही होगा, है ना। इतना सरल सरल प्रश्न आता है। हम आपको और सारे प्रश्न दिखा सकते हैं, जैसे अगर हम एक प्रश्न और दिखाएं आपको, ये आप देखिए क्या है लिखा है। देखो वाइगॉस्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है। फिर देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस इंपॉर्टेंट प्रश्न का मीनिंग अभी आप जानोगे जब। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, डिस्कवरी लर्निंग को बढ़ावा दिया कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दिया, इसको बढ़ावा दिया है वाइगॉस्की साहब ने। तो जब आप पढ़ोगे तो अभी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं देखो अभी हम देखेंगे तो यहां हमें मिलेगा रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में किसने बताया है, वाइगॉस्की साहब ने संप्रत्यय का प्रयोग किया है। अभी हम लोग सीखेंगे तो इसको भी मिलेगा, है ना। चलिए अब आ जाते हैं, जल्दी से पहले एक बार थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इन सभी प्रश्नों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आदरणीय आशीष सर की क्लास भी है। तो पहले थ्योरी आज आप पढ़ लो, फिर जो बचे हुए डाटा होंगे हम आपको क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे। आज भी कुछ क्वेश्चन करा लेंगे। देखो लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में सबसे पहली आइडियोलॉजी देखो इन्होंने क्या कहा। देखो जो वाइगॉस्की साहब है उन्होंने भाषा और विचार को लेकर जो अपना संप्रत्यय दिया, इस संप्रत्यय में क्या बात कही है, इन्होंने वाइगॉस्की का मानना है। इन्होंने देखो क्या कहा है, तो आइए आपको सामने लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा कि वाइगॉस्की का मानना है, क्या मानना है, वाइगॉस्की का मानना है कि भाषा एवं विचार, इनका मानना है कि भाषा एवं विचार, भाषा एवं विचार शुरुआत में अलग अलग शुरुआत में अलग अलग रूप से विकसित होते हैं, शुरुआत में अलग अलग रूप से विकसित होते हैं, लेकिन आगे चलकर लेकिन लेकिन आगे चलकर लेकिन आगे चलकर एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं और साथ साथ विकसित होते हैं। मतलब शुरू में कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग डेवलप्ड होते हैं, लेकिन आगे चलकर एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं और एक साथ और साथ साथ विकसित होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, विकसित होते हैं, तथा तथा विचारों को तथा विचारों को प्रदर्शित करने में तथा विचारों को प्रदर्शित करने में भाषा भाषा महत्वपूर्ण योगदान देती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब देखो इसका मतलब पहले आप समझो ये क्या कहना चाहता है। वाइगॉस्की साहब कहते हैं कि शुरुआत में अगर आप देखें ना तो बच्चों में भाषा और विचार दोनों अलग अलग विकसित होते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। और जब दोनों एक साथ चलते हैं तो जो हमारे अंदर विचार बनते हैं ना, उन विचारों को व्यक्त करने में क्या करते हैं, भाषा उत्पन्न करते हैं। ठीक, अगर दोनों का इसी का निष्कर्ष अगर आप देखो तो ये निष्कर्ष देखो, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं, अगर आप निष्कर्ष देखो ना तो जो निष्कर्ष निकलेगा वही कहते हैं कि भाषा पहले। अगर हम आपको केवल इतनी बात बताएं इसका मतलब क्या, तो भाषा पहले और फिर कह सकते हैं विचार बाद में। तो ये कहीं ना कहीं भाषा पहले विचार बाद में कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है। इतना भी लिख लेंगे तो काम चलेगा, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ऑथेंटिक ये लाइन है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वाइगॉस्की की नजर में भाषा पहले उत्पन्न होती है तब विचार आते हैं, क्योंकि ये समाज से ही हमारे विचार बनते हैं। ऐसा इनका मानना है कि अगर हम लोग इसके बारे में देखें, अगर हम लोग इस लैंग्वेज और थॉट के बारे में देखें, तो लैंग्वेज एंड थॉट हमको यही बताता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट। मतलब अगर भाषा पहले और विचार बाद में आए तो हम लोग इसके बारे में ये बोलते हैं वाइगॉस्की, लेकिन केवल समझने के लिए है, कहीं लिखा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, थॉट पहले और भाषा बाद में, तो इसके बारे में कौन कहते हैं, तो ये जीन पियाजे कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसा हम सोचते समझते हैं वैसे हमारे समाज बन जाते हैं, इसलिए कहते हैं विचार से भाषा। लेकिन वाइगॉस्की कहते हैं कहीं ना कहीं हमारी भाषा से किसका निर्माण होता है, विचारों का निर्माण होता है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये, पहला कॉन्सेप्ट ये जानिएगा। अच्छा आइए दूसरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, भाषा के अंतर्गत अगर हम लोग इनके दूसरे कॉन्सेप्ट को देखें तो इन्होंने 3 प्रकार की भाषा का वर्णन किया। एक पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वाइगॉस्की ने 3 प्रकार की भाषा, कितने प्रकार की,
3 प्रकार की भाषा का वर्णन किया। कितने प्रकार की भाषा का वर्णन किया है बेटा? 3 प्रकार की भाषा का वर्णन क्या किया है। अब ये तीनों प्रकार की भाषा क्या होती है, आइए एक-एक भाषा के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो बताया है उसी को हम बोलते हैं क्या? सामाजिक भाषा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल स्पीच के नाम से जानते हैं। तो पहला इन्होंने क्या बताया है? सोशल स्पीच, या इसी को वाह्य भाषा भी हम लोग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वाह्य भाषा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल स्पीच। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल स्पीच बोलते हैं। और इसी के बारे में देखो यह बताया, क्या इन्होंने बताया? इनमें केवल केवल 2-2 पॉइंट आपको बताते हैं, ज्यादा नहीं। एक पहला पॉइंट आप देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखो तो इसके बारे में आपको मिलेगा कि ये सामान्यता कितने वर्ष में आप कह सकते हैं? यह सामान्यता 2 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, खूब ज्यादा पूछा जाता है। अभी प्राइवेट, और जब आप प्राइवेट स्पीच पढ़ोगे तब आपको और ज्यादा वो इंपॉर्टेंट लगेगा। पहली भाषा देखो सामाजिक भाषा है, और ये सामान्यता कितनी एज में उत्पन्न होता है? 2 वर्ष में उत्पन्न होता है। ठीक ठीक। पॉइंट नंबर 2 देखो, दूसरा पॉइंट, इसका मतलब आपको लिखाते हैं। इसका मतलब देखो क्या होता है, ये जान लीजिए क्या होता है। यही एक ऐसी भाषा होती है जिसमें हम समाज के लोगों से अंतःक्रिया करते हैं। जैसे 2 वर्ष की बात आप देखो तो 2 वर्ष के बच्चों में शब्द भंडार आ जाते हैं। जैसे आप कभी भी स्मिथ वगैरह को पढ़िए तो वो लोग बताते हैं कि 0 से 8 माह में 0 शब्द होता है। 1 वर्ष में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं 1 शब्द बच्चा बोल सकता है। जैसे 1.5 वर्ष होता है 275 शब्द बोल लेता है। जैसे देखो कहीं ना कहीं 2 वर्ष होता है तो उसमें 450 हो जाता है। 3 वर्ष होता है 1000 हो जाता है। तो हमारे पास थोड़ा सा शब्द हो जाता है, जिसमें हम लोग कोई चीज मांगते हैं, मम मांग लिया, पानी को मम बोलने लगता है, मम्मा बोलने लगता है, ये सब बोलने लगता है। मतलब हम कह सकते हैं यही एक ऐसी भाषा होती है जिसके द्वारा हम बाहरी दुनिया के साथ संप्रेषण करते हैं। हमने कह सकते हैं यह एक ऐसी भाषा है। कैसी भाषा बेटा? यह एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा, यह एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा बालक बालक बाहरी दुनिया अथवा समाज, अथवा किसके साथ? समाज के साथ संप्रेषण करता है। के साथ क्या करता है? संप्रेषण करता है ना। मात्र 3 प्रकार की भाषाओं में सबसे पहली भाषा ये। हम लोग क्या करते हैं? शब्द भंडार के आधार पर सोचना है ना। उस शब्द भंडार, देखो यहाँ कुछ शब्द भंडार हो जाते हैं और इसीलिए हम उसका प्रयोग करके क्या करते हैं? लोगों से संप्रेषण करते हैं। जैसे हमने कहा पानी को मम बोल दिया, मम्मा बोल दिया, पापा बोल दिया, और वही क्या भाषा होती है? सामाजिक। तो हम लोग जो ये बोलते हैं ना, ये समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सोशल स्पीच बोलते हैं। चलिए दूसरा ये, और दूसरा देखो क्या है, और दूसरा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं अब लिखने चल रहा हूं। ये बहुत आपके पेपर में आपको मिलेगा, मतलब आप इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए। 3 भाषाओं के बारे में ये दूसरा, ये देखते हैं क्या होता है। एक होता है आंतरिक भाषा, इसी को बोलते हैं क्या? आंतरिक भाषा। एक हमारी कौन सी भाषा होती है? एक हमारी आंतरिक भाषा होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग इनर स्पीच बोलते हैं। इसी को हम लोग इनर स्पीच के नाम से जानते हैं। ये हमारी इनर स्पीच होती है, और इसके बारे में इन्होंने जो बताया, कहा देखो ये कब प्रारंभ होती है, तो इसमें भी 2 ही पॉइंट लिखो। कह सकते हैं पॉइंट नंबर 1, ये कितना था भैया? 2 वर्ष में। आप कह सकते हैं यह सामान्यता, यह सामान्यता कितने वर्ष से? 3 वर्ष, 3 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है। ठीक, ये 3 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है यार। और ये होता क्या है? आंतरिक भाषा। आंतरिक भाषा को हम लोग मौन भाषा बोलते हैं, और ये मौन भाषा जो होती है, हमारे मन में अंदर चलने वाले विचार ही तो होते हैं। हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही होता है, और यही कहलाता है कहीं ना कहीं आंतरिक भाषा होता है। और इनमें हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं भाषा जो होती है, इसी के द्वारा हम कोई चीज सोचते विचारते हैं। देखो हम लोग लिखें तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यह एक ऐसी भाषा है, यह एक ऐसी भाषा है, बहुत पूछा जाता है, यह एक ऐसी भाषा है जो हमारे मन में चलती है, हमारे मन में चलती है। जैसे हम कोई बच्चे की बात करें, बच्चा कोई काम करता है तो उसके साथ साथ बोलता रहता है, और खुद से देखो बोलता है, मन में चलता है, उसके मन में विचार चलता रहता है, मन में चलती रहती है ना। और मन में चलती रहती है, जो जो बालक अपने जो बालक अपने व्यवहारों को दिशा निर्देश देने के लिए, किसके लिए? व्यवहारों को क्या करने के लिए? दिशा निर्देश। यही लाइन, टोटल यही लाइन आपके पेपर में लिखा होता है, दिशा निर्देश देने के लिए प्रयोग करता है ना। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि बताओ बालक कौन सी भाषा का प्रयोग अपने व्यवहारों को दिशा निर्देश देने के लिए करता है, तो वही एक भाषा होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक संप्रेषण, है ना। 5 मिनट और। ठीक, अभी आदरणीय आशीष सर की क्लास है, लेकिन आप 5 मिनट टाइम और दीजिए, हम आपको भाषा के बारे में बता दें, फिर हम लोग इसके बारे में चलते हैं। तो आप आंतरिक भाषा का मतलब समझना बेटा। कोई भी पूछे इनर स्पीच क्या है, तो इनर स्पीच का प्रयोग वागोस्की ने ये बताया कि बच्चा अपने मन में जो विचार करता रहता है, और उस विचार का प्रयोग अपने व्यवहारों को दिशा निर्देश देने के लिए करता है। जैसे आप देखिए, आप समझिए, हमने कहा कोई बच्चा है,
वो कोई कोई खेल खेल रहा होता है, जैसे मान लेते हैं कि वो 4-6 बच्चे हैं और एक एक आपस में सब जोड़ के ट्रेन वाला खेल कि आप आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखो बोलते भी रहते हैं। बच्चे के पास कोई खिलौना, जैसे उसका कोई हॉर्स वगैरह उसको चलाता रहता है, तो बोलता रहता है कि चल मेरे घोड़े टम टम टम। तो देखो जो आवाज है ना, ये हमारे मन में जो विचार चलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहीं पर आंतरिक भाषा के नाम से जानते हैं। और यही एक नोट करके आप एक पॉइंट देख लो, यही जो इनर स्पीच है हमारी, इसी इनर स्पीच के बारे में, आंतरिक भाषा के बारे में दो मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। ये जो हमारी इनर स्पीच है ना, इसको लेकर कहीं ना कहीं दो मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। एक पूछ लेता है कि बताओ ये इनर स्पीच जो है इसके बारे में जीन पियाजे साहब ने क्या कहा है, तो इसी के बारे में जीन पियाजे ने क्या कहा, ये वाली भाषा हमारी जो होती है वो क्या होती है, आत्म केंद्रित होती है। इसी को जीन पियाजे ने आत्म केंद्रित बताया है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म के नाम से जानते हैं। लेकिन वाइगोस्की साहब की अगर बात करें तो देखो वाइगोस्की साहब ने इसके बारे में क्या बताया है, और वाइगोस्की साहब ने इसके बारे में कहा अरे नहीं, अगर बच्चा ऐसा करता है तो इसका मतलब वो चिंतन करता है, यही बच्चों के चिंतन का क्या है, यही बच्चों के चिंतन का आधार है ना। तो उन्होंने बेस्ड ऑन थिंकिंग बताया है, लेकिन जीन पियाजे ने इसी को क्या बोला है, ईगोसेंट्रिज्म बोला है इसी इनर स्पीच को। ये बात ध्यान रखना, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। बहुत पूछा जाता है कि बताइए मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने जो हमारी इनर स्पीच होती है उसको क्या बताया है, तो उसको क्या बताया, ईगोसेंट्रिज्म के नाम से बोला है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और आइए एक लास्ट वाली भाषा के बारे में बात कर ले, अंतिम भाषा की बात यही कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, यही लिख लेते हैं लास्ट वाली भाषा। जो लास्ट है वो क्या है, वो देखिए तीसरा, देखो ती वाला बात देखो, तीसरी जो भाषा बताइए वो क्या है, वो है प्राइवेट स्पीच, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निजी भाषा बोलते हैं, निजी भाषा बोलते हैं। और यही हमारी कौन सी होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। और ये वाली जो स्पीच है ना, जो ये प्राइवेट स्पीच है, ये कब उत्पन्न होती है, कितने एज में आती है, आइए इस पर एक राय देते हैं आपको। तो पॉइंट नंबर 1, जब हमारी एज कितनी हो जाती है, तो जब हम 7 वर्ष की एज में होते हैं तब ये प्रारंभ होती है। मतलब ये कब प्रारंभ होती है, 7 वर्ष की आयु में, है ना, आयु में प्रारंभ। एक पॉइंट तो ये जानो, 7 वर्ष में। और देखो लिखा ही प्राइवेट स्पीच है ना, देखो निजी भाषा लिखा है, तो ये हमारी एक ऐसी भाषा होती है जो प्राइवेट होती है, जो प्रेजेंट नहीं होती है। ये अपने आप को नियंत्रण करने में हम लोग प्रयोग करते हैं, खुद ना खुद। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी को कुछ कहना होता है खुद से ही बोल लेते हैं, है ना। तो इनर नाम ही है प्राइवेट स्पीच। आप कह सकते हैं ये खुद को नियंत्रण, खुद को नियंत्रण करने के लिए स्वयं से बोली जाती है, स्वयं से बोली जाने वाली क्या है, भाषा है ना। तो कहीं ना कहीं ये स्वयं को क्या करता है, इससे हम अपने आप को नियंत्रण करने के लिए खुद के कामकाज में बोली जाने वाली भाषा होती है। तो हम किसी चीज को खुद से ही बोलते हैं, प्राइवेट नाम ही इसका। एक ऐसी स्पीच होती है जहां हम खुद से ही बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। ठीक, तो ये 3 प्रकार की भाषाओं के बारे में इन्होंने दिया और सारे प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इसको और डिटेल समझेंगे। आइए लास्ट है, अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अंतिम है, यही चारों का मतलब जान लो। देखो ये चारों शब्द आपके पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल खूब पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये है। ठीक, वैसे ये सब देखो आपस में मिले हुए हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। एक देखो लिखा है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, एक लिखा है कोऑपरेटिव लर्निंग, एक देखो लिखा है असिस्टिव लर्निंग, एक लिखा है देखो कौन सा, पीयर ट्यूटोरियल। अच्छा देखो एक एक के बारे में हम लोग अगर एक एक लाइन कल सुन ले, समझ ले, शब्द देखो ये मिलते हैं, सब एक दूसरे को परिभाषित करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, तो एक प्रकार देखो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट लिखा है, और इसका मतलब देखो क्या होता है, जहां हम एकजुट होकर काम करते हैं। कोलैबोरेट क्या करते, लिखा क्या है, कोलैबोरेट, जैसे पूरी टीम एकजुट होकर जब काम करे तो उसी को क्या बोलते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। कोऑपरेटिव, जहां हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चीजों को सीखते हैं, है ना, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए सीखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं, नाम ही है कोऑपरेटिव। अच्छा देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ये होता है कि जैसे एक दूसरे से, जैसे हम आपको कुछ बता रहे हैं, आप मुझे कुछ बता रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं। देखो बहुत अंतर नहीं मिलेगा, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं तभी एक साथ हमने लिखा है। अच्छा देखो असिस्टिव टीचिंग, जहां आप किसी को असिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे आप अपने क्लास में देखो किसी बच्चे को, एक अन्य बच्चे से 5, 6, 10 बच्चे हो, तो 10 में से एक कोई बच्चा हो जो सबको सिखाए, वही होता है असिस्ट करना। तो जैसे सबको गाइड देते हुए आगे बढ़ना, तो जब एक ग्रुप में, एक समूह में, एक गाइड के साथ कोई सबको गाइड करते हुए आगे ले चलता है, उसी को असिस्टिव लर्निंग बोलते हैं। और पीयर ट्यूटोरियल आप जानते हैं, जब हम पीयर बना के, समूह बना के, हम लोग क्या करते हैं, जब हम एक पीयर बना लेते हैं और उस पीयर बना के चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पीयर ट्यूटोरियल। तो ये शब्द मिलते हैं आपकी परीक्षा में, बोले जाते हैं ये सारे शब्दों का प्रयोग किसने किया, तो देखो हर एक शब्द का प्रयोग मनोवैज्ञानिक किसने किया, वाइगोस्की साहब ने किया। इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की साहब ने अपने सिद्धांत में किया। चलिए अंतिम पॉइंट, और इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे और फिर आदरणीय आशीष सर की क्लास प्रारंभ हो जाएगी। और देखिए आपके कमेंट बॉक्स में जो अगली क्लास है उसका कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल गया होगा, एक बार वहां आप जाके उस क्लास को बिल्कुल शेयर कर दें और अपना कमेंट भी कर दें। बस लास्ट है, लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए, एक देखो कल्चरल टूल, हम अलग से प्रयोग यहां लिख देते हैं नोट करके। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या किया है, एक शब्द का प्रयोग देखो सांस्कृतिक उपकरण के बारे में आपको मिलेगा, तो सांस्कृतिक उपकरण हम आपको अलग से लिखा देते हैं, ये हमारे कल्चरल टूल होते हैं। और देखो ये जो कल्चरल टूल है वो क्या है, ये कल्चरल टूल देखो क्या होते हैं, आप देखो ऐसे उपकरण जो समाज में आपको किसी कार्य को करने में मदद करें, वही कल्चरल टूल होते हैं। तो आप कह सकते हैं ऐसे उपकरण जो ऐसे उपकरण जो ऐसे उपकरण जो बालक को समाज में किसी कार्य को करने में मदद करें, है ना, किसी कार्य को करने में क्या करते हैं, किसी कार्य को करने में मदद प्रदान करें। तो ये जो मदद प्रदान करते हैं ना,
किसी मदद प्रदान करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसी को मेरे भाई हम बोलते हैं सांस्कृतिक उपकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब ज्यादा आता है सांस्कृतिक उपकरण के बारे में कि किसे सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं, तो उसे सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं। जैसे आप देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए आपके ऑप्शन में मिलेगा, जब आप प्रश्न सॉल्व करोगे तो खूब आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आप देखो मानचित्र, पहला आप देखो बहुत पूछा है मानचित्र कैसा उपकरण है। अच्छा देखो पूछ लेता है, बताओ कैलकुलेटर, है ना, तो कैलकुलेटर है ना, ये आपको मिल जाता है। अच्छा देखो आपको ये मिल जाता है मानचित्र, आपको ये सब मिल जाते हैं। ये सब कैसे हैं? तो ये सब एक प्रकार के कौन से टूल हैं? सांस्कृतिक उपकरण के अंतर्गत आते हैं, है ना। आप ये भी देख सकते हैं, बहुत सारे देखो बुक्स जितनी जितनी किताबें हैं, किताबें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। अच्छा देखो इसी के अंतर्गत मीडिया वगैरह भी आती है, तो मीडिया वगैरह भी हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन आता है कि बताओ कौन से कल्चरल टूल है, तो ये सारे सांस्कृतिक उपकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये है पूरा वाइगॉस्की की थ्योरी। हम लोगों ने पूरी वाइगॉस्की की थ्योरी के जो मेन पोर्शन थे वो कवर कर लिया है। आप देख सकते हैं एमकेओ क्या है, आप देख सकते हैं जेट